हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य उदय प्रताप इंटर कॉलेज वाराणसी। मित्रों, आज मैं आपको संधि के बारे में बताना चाहता हूँ कि संधि क्या है। हिंदी व्याकरण में संधि का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे संधि के अर्थ के बारे में। संधि क्या होती है? संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, संधि दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, सम प्लस धी। संधि का मूल अर्थ है मेल, जोड़। अर्थात अगर हम संधि की व्याख्या करें तो जहाँ दो वर्णों का आपस में मिलाव हो रहा हो, मेल हो रहा हो, उसे हम संधि कहते हैं। दूसरी बात है संधि की परिभाषा। हम लोग आते हैं संधि की परिभाषा पर। संधि की परिभाषा हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि संधि में वर्णों का मेल होता है। वर्ण का मतलब अक्षर। शब्द अक्षरों का समूह है, वर्णों का समूह को शब्द कहते हैं। और जो वर्ण होता है वो एकाकी होता है। एक जो अक्षर है, एक जो वर्ण है, उसे वर्ण कहा जाता है। तो संधि की परिभाषा अगर हम बताना चाहें तो यूँ इस प्रकार होगी कि दो वर्णों के मेल को दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये परिभाषा होती है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर हम संधि को इस प्रकार बताएं कि जैसे संधि का मतलब जोड़ होता है, मिलन होता है, तो यहाँ पर दो भाग होते हैं। अगर हम इसको धन मान लें या प्लस कहें तो हमारी संधि होती कहाँ है? जैसे मान लीजिए हमारा ये हाथ है, तो हाथ का ये जो घूम रहा है हथेली, यहाँ पे हड्डी है या हड्डी दोनों आपस में जुड़ी हुई है। इसी तरह से वर्णों में भी, शब्दों में भी जब हम विभाजन करेंगे, विच्छेद करेंगे तो और उसको अगर मिलाएंगे तो मिलाने को संधि कहते हैं। और जब हम उसका विभाजन करेंगे, विच्छेद करेंगे, उसे हम विच्छेद कहते हैं। जैसे हमारा अगर हम उदाहरण लें संधि का, तीसरा पार्ट है हमारा उदाहरण। अगर हम संधि का उदाहरण लेते हैं तो हमारे पास एक शब्द है हिमालय। हिमालय शब्द है और हिमालय अगर हम संधि करना चाहेंगे तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और आलय, है ना। लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह जो हम विच्छेद कर रहे हैं, इसके पहले भाग को क्या कहते हैं, दूसरे भाग को क्या कहते हैं? ये जो पहला भाग है इसको हम पद कहते हैं। पहला पद और दूसरा पद। संधि होती कहाँ है? पहले पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे पद के प्रारंभिक के वर्ण में। ये दोनों ही मिलते हैं, है ना। इन्हीं के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो ये हो गया ये पदांत, ये पद हो गया। और इसके अंत का जो वर्ण है वो पदांत कहा जाता है, पदांत। और ये दूसरा पद हो गया, पहला पद हो गया, दूसरा पद। तो जब हम संधि करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? दूसरे पद का प्रारंभ, दूसरे पद का
यानी संधि हमारी यही दोनों जब होनी है, इन दोनों वर्णों को मिलाएंगे और उससे जो विकार पैदा होगा यानी जो परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहेंगे। अब यहाँ हम लोगों ने देखा कि संधि कैसे की जाती है, ये चौथा पॉइंट है, संधि कैसे की जाती है। संधि का मतलब जैसे हमारे दो शब्द हो गए हिम और आलय। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पदांत में आ और दूसरे पद के प्रारंभ में आ, ठीक। तो ये दो पद, दो जो वर्ण हैं अ और आ, ये दोनों आपस में मिलेंगे। आगे हम आपको इसकी चर्चा करेंगे आगे संधियों में, लेकिन जो हमारे आगे की संधि का जो स्वर संधि का भाग है दीर्घ है, उसमें यह बताया जाएगा, मैं बताऊंगा आपको कि यह जो दोनों वर्ण हैं जब दोनों मिलेंगे तो अ धन आ बराबर क्या हो जाएगा, आ, ठीक। हमारे पास बचा क्या, अगर हम इसको देखें कि विच्छेद करेंगे या उसको हम इस तरह से अगर हम वर्णित करते हैं तो हिम बचा यहाँ, सॉरी हिम, यहाँ अंत में जब हम म बोलते हैं तो उच्चारण में अंतिम में आ आता है, आ की ध्वनि आती है, हिम हिम आ रहा है। यहां पर दूसरे पद में क्या है, आ, तो यहां अ, पहले मैं समझा दिया हूं, अ और आ बराबर आ। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण होंगे, कभी स्वरों का होगी संधि, व्यंजनों की संधि होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विच्छेद, और जब उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगी संधि। जैसे हिम और आलय जोड़े तो क्या बन गया, अब चूंकि ये अ और ये अ, यहां मैंने बताया ना दोनों मिलकर क्या बन गए, आ, तो यहां बचा क्या, ही म आधा हो गया है ना, इसमें स्वर नहीं रहते, इसमें स्वर नहीं होगा, आधा म हो गया, प्लस अभी दोनों मिला क्या बना, आ प्लस लाइन, तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये आ जो है विकार कहाँ पैदा हुआ है, म में, यह आ जो है आकर के म में मिल गया तो हो जाएगा माँ, क्योंकि आधा है, ह्रस्व है, इसलिए यह अ आकर के जुड़ गया, बन गया क्या, ही माँ, आगे वाला वैसे ही जुड़ जाएगा लाइन, ठीक। आगे हम देखेंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। हमारे पास हमारे हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में संधियां तीन प्रकार की होती हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। अब इनके भी कई भेद होते हैं। जैसे अगर हम पहले सामान्य इनकी परिभाषा दें तीनों संधियों की, तो पहली संधि है स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा देते हैं तो क्या हो जाएगा कि स्वर संधि में स्वर के साथ यानी पदांत में स्वर आए और दूसरे पद के प्रारंभ में भी स्वर आए, तो दोनों से जो विकार उत्पन्न होता है, दोनों से परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, व्यंजन संधि में पदांत में स्वर आए और दूसरे पद के प्रारंभ में व्यंजन आए, यानी व्यंजन के साथ स्वर के में
या स्वर के साथ व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरी संधि है विसर्ग संधि। इसकी परिभाषा यह है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस तरह से हमारी सामान्य परिभाषा संधियों की हो गई। अब हम पहली संधि जो है हमारी स्वर संधि, उसके भागों को देखेंगे कि स्वर संधि में कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के सामान्यतया 5 भेद होते हैं। ये स्वर संधि है, इसके जो है, चलिए हम स्वर संधि को बताने के पहले आपको कितने स्वर होते हैं उनको बता देते हैं। हमारे पास स्वर होते हैं 11। स्वरों के भेद बताने के पहले मैं चाहूंगा आपको ह्रस्व और दीर्घ के बारे में बताना। ह्रस्व का तात्पर्य छोटा और दीर्घ का तात्पर्य बड़ा, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में अल्प प्रयत्न लगता है उसे हम ह्रस्व कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक प्रयत्न लगता है, जैसे मैं कहूं अ और फिर कहूं आ, तो एक में कम प्रयास किया गया, दूसरे में ज्यादा प्रयास किया। तो ह्रस्व में स्वर कौन कौन होते हैं? आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और औ। ये हो गए हमारे ह्रस्व और दीर्घ। हम पहली संधि देख रहे हैं स्वर संधि के भेद, है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के सामान्यतया 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, और 5वां है अयादी संधि। तो हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में दोनों में इन संधियों की विस्तृत व्याख्या की गई है। और हमारे जो संस्कृत के वैयाकरण हैं आचार्य पाणिनि जी, उन्होंने हर संधियों की एक सूत्र दिया जिससे कम शब्दों में संक्षेप में अपनी बात को या संधि की व्याख्या को हम कर लेते हैं। जैसे पहली संधि है हमारी दीर्घ स्वर संधि। तो हम सबसे पहले देखेंगे अपनी संधि को दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? जिसमें प्रयत्न ज्यादा लगता है। इसकी परिभाषा देखेंगे दीर्घ स्वर संधि की, कि ये 2 पद हो गए, पहला पद और दूसरा पद। इसको हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि पदांत में ह्रस्व या दीर्घ, पदांत में ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद
दूसरे पद के कारण में ह्रस्व या दीर्घ यानी समान स्वर आए। कब? खास करके पहला पद जो है वो, अब इसके पहले हम आपको बताएं, संधि की व्याख्या करें, इसके बाद पहले हम आपको प्रत्याहार के बारे में बताना चाहते हैं। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार संक्षेपण शब्द है, यानी प्रत्याहारों की अगर हम बात करें तो प्रत्याहार शब्दों का संक्षिप्त रूप है। जिसे कहा गया, संस्कृत में कहा गया है प्रत्याहार के लिए कि आदिरंत्यन संहिता, यानी जहां आदि और अंत यानी पहला अक्षर और अंतिम अक्षर की संहिता हो, योग हो, उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि आचार्य पाणिनि ने जो दर्शाया है कि भगवान शंकर के 14 माहेश्वर सूत्र हैं, यानी जब भगवान शंकर ने लाश क्रीड़ा करते समय डमरू बजाया था, उसमें से 14 सूत्र निकले थे। उनको हम बताना चाहेंगे आपको कि आप उसको देख लें। और वह 14 माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण की जान है। हम उनको लिखेंगे इस प्रकार से, पहले लिख देते हैं 14 माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर माने भगवान शंकर। ठीक, इसको यहां से लेते हैं आ ई ऊ र, रेल रेल, एवं अयौज, आयवरट, ऊपर जा रहा है, लड़, अमंग गणनम, झ भा ही, जभई, घ घ घ स, ज ब ग ड स, जब गड ग। फिर हो गया छ ठ ठ, ये चलता रहेगा, च ट ट व, कपाय, सक्सल, हल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब ये जो है एक में रहेगा। 14 माहेश्वर सूत्र। ठीक, अब इनका उद्देश्य क्या है बताने का? हमारा इनका बताने का उद्देश्य है कि जो आचार्य पाणिनि ने परिभाषाएं दी हैं, जो सूत्र दिए हैं, वह इन्हीं में समाहित है। जैसे अगर हम दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण दें,
जो इसकी परिभाषा है अकः सवर्णे दीर्घ, क्या कहा गया है? अकः सवर्णे दीर्घ। ये सूत्र क्या कहता है कि पदांत में, पदांत ये हो गया, पदांत में ये पदांत मतलब ये हो गया दूसरा पद, का प्रारंभ। यदि पदांत में अक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार, प्रत्याहार की मैं बात करूं आपसे। प्रत्याहार का तात्पर्य है कि वे अक्षर जो आदि और अंत के बीच में शब्दों को संयोजित किए रहते हैं और संक्षेप भाषा में लिखे जाते हैं, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। यानी अगर हम अक प्रत्याहार को खोजें तो हम अ ई उ ऋ री री कर, ये हमारा प्रत्याहार आ गया यहां से लेकर के यहां। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब हम वर्णों की गणना करेंगे तो हम इन जो हलंत वाले शब्द हैं, अक्षर हैं, इनकी गणना नहीं करेंगे। यह प्रत्याहार बनाने में काम तो आते हैं, लेकिन जब संधि में इनका प्रयोग होता है तो अंत वर्णों को हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते। इस तरह से देखिए तो हमारे अक प्रत्याहार में कौन कौन अक्षर आ गए? आ ई उ री और री। तो री और री एक समान है, इसलिए री को हम री में ही कैलकुलेट करते हैं। संस्कृत में री का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में री और री समाहित है। अक प्रत्याहार का मतलब उसमें आ गए आ ई उ री और री, यानी री को भी हम री में ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि संस्कृत में री का भी प्रयोग होता है, लेकिन री हिंदी में री और बराबर होते हैं। तो अक्षर कितने, अक प्रत्याहार में कितने अक्षर हो गए? आ ई उ री। ठीक, कह रहा है कि पदांत में अक प्रत्याहार पड़ा, यानी ह्रस्व दीर्घ अ ई उ री पड़ा, और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो? समान स्वर आ जाए। लिखा ना सवर्णे, सवर्ण माने उसी वर्ण का, सजातीय, समान। ऐसी दशा में जब पदांत में अक प्रत्याहार का वर्ण हो ह्रस्व दीर्घ और दूसरे पद के प्रारंभ में सवर्ण स्वर आए तो दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ माने बड़ा, यानी अगर जैसे हम देखें, हमने देखा था हिमालय को कि पहले पद में हिम था, दूसरे पद में आ था, अ और आ मिला करके क्या बना था? आ बन गया था। तो इस तरह से हमने बताया संधि की परिभाषा, स्वर संधि की, खास करके दीर्घ स्वर संधि की, कि अकः सवर्णे दीर्घ, यदि पदांत में अक प्रत्याहार हो, यानी आ ई उ री हो, और दूसरे पद के प्रारंभ में उसी वर्ण का, यानी अवर्ण का कोई स्वर आए तो उसका दीर्घ आदेश हो जाता है। उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण, जैसे विद्याधन आलय, विद्याधन आलय,
एक बात ध्यान देंगे इसमें, इस पदांत में आ है और यहाँ भी आ है। यानी हम इसकी व्याख्या करना चाहेंगे कि हमारे पास जो आ ई उ है, आ ई उ, ये इस तरह की जाने कि अगर पदांत में आ रहे हैं, दूसरे पद के प्राण में आ रहे हैं, तब भी आदेश दीर्घ हो जाएगा। अगर पदांत में आ रहे हैं और दूसरे पद के प्राण में आ रहे हैं, तब भी आदेश दीर्घ हो जाएगा। उसी तरह से अगर पदांत में आ रहे हैं और दूसरे पद के प्राण में भी आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आ। यानी अ और आप अगर रहे तब भी आदेश हो जाएगा, और अगर आधम आ रहे तब भी आदेश हो जाएगा, और आधम आ रहे तब भी आदेश हो जाएगा आ। और अगर हमारा ई का देखें कि अगर पदांत में छोटी ह्रस्व ई रहे और दूसरे पद के प्राण में बड़ी ई रहे, तो आदेश क्या हो जाएगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा। अगर पदांत में छोटी ई रहे, दूसरे पद के प्राण में भी छोटी ई रहे, तब भी आदेश क्या हो जाएगा? बड़ी। इधर देखेंगे कि इधर पदांत में बड़ी ई, दूसरे पद में छोटी, आदेश क्या हो जाएगा? बड़ी। ठीक, कितना हुए? 4 तरह के होते हैं। ह्रस्व और ह्रस्व बराबर दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ बराबर दीर्घ, और चौथा हो जाएगा अगर एक पद में बड़ी ई, दूसरे पद में दीर्घ ई रहे, तभी आदेश क्या हो जाएगा? दीर्घ। इस तरह उनको भी लागू होगा। अगर हम अधन आ बराबर आ हो जाएगा, एक और होगा इसमें अ धन अ बराबर भी आ हो जाएगा। ठीक, इस तरह से फिर इसमें भी लागू होता है। ऊ में भी पदांत में छोटा ऊ, दूसरे पद के प्राण में छोटा ऊ बराबर दीर्घ ऊ आदेश हो जाएगा। अगर पदांत में दीर्घ ऊ रहे, दूसरे पद के प्राण में ह्रस्व ऊ रहे, तब भी आदेश क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। इसी तरह से यदि पदांत में ह्रस्व ऊ रहे और दूसरे पद के प्राण में दीर्घ ऊ रहे, तो आदेश क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तीन हो गया। और चौथा है यदि पदांत में दीर्घ ऊ रहे, दूसरे पद के प्राण में भी दीर्घ ऊ रहे, तब भी आदेश क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ। ठीक, तो इस तरह से हमारा शब्द बना। इधर आया पदांत में आ और इधर आया आ। अब ये संयोग की बात है कि दोनों पदों में आ ही है, लेकिन विकार क्या हो गया? दोनों मिलाकर क्या बनेगा? दीर्घ आदेश हो जाएगा। यानी कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये आ और आ दोनों मिल गए, तो बचा क्या हमारे पास? देखिए, विद है ना, प्लस आ। क्योंकि ये जो आ है, ये आ तो इसमें मर्ज हो गया है ना, इसका आ और इसका मर्ज हो गया है, तो यहाँ पर आधा था बचा, तो विद धन दोनों मिला क्या बना? आ। दीर्घ आदेश हो गया। आ प्लस लय बराबर क्या हो जाएगा? तीनों को हम जोड़ देंगे तो ऐसे बनता है विद्या लय। ठीक, और ऐसे लिखते हैं इसको हम विद्यालय।
जैसा भी आप चाहें वैसा यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे पहला उदाहरण हो गया हमारा आ का, दूसरा उदाहरण है ई का। ई के उदाहरण में हम देख रहे थे ई का उदाहरण कि कपिंग शब्द, इसका हम विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा कपिधन इंद्र, कपिधन इंद्र, इंद्र। पदांत में क्या आया, छोटी ई आई, और दूसरे पद के बाद में क्या आ गया, छोटी ई आई। छोटी का मतलब ह्रस्व ई। इसमें हम छोटी ना बोल करके बल्कि अगर हम यह कहें कि ह्रस्व या दीर्घ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि व्याकरण में ह्रस्व या दीर्घ चलता है। तो ह्रस्व ई और ह्रस्व ई, पदांत में ह्रस्व ई आया, दूसरे पद के बाद में क्या गया, ह्रस्व ई। जब दोनों में मेल हुआ तो विकार क्या उत्पन्न हुआ, ये हो गया दीर्घ ई। ठीक, बनेगा क्या शब्द, यहाँ की छोटी निकल गई, यहाँ क्या बचा, ह्रस्व ई निकल गई, तो हमारे पास अक्षर बचा आधा पर पदांत, यानी इसलिए स्वर रहित है, इसका स्वर मर्ज हो गया है, आगे संयुक्त हो गया। कप धन बड़ा ई आ जाएगा, जो विकार हुआ है ये वाला, और ये तो खत्म हो गया आपका, इसमें जुड़ गया है। अब वहां क्या बचा आगे, अंदर, है ना। अब इसमें क्या होता है कि जब हम आगे संधि करेंगे तो कप का जो ह्रस्व का जो आधा ह्रस्व है ये आगे के अक्षर में, आगे के वर्ण में मिल जाएगा। तो क्या बनेगा, कप धन ई, यानी यह उसमें जाके मिल जाएगा और बनेगा क्या, पी, ई जाके इसमें मिल जाएगी, बनेगा क पी, और आगे वाला जो शब्द है वैसे ही जुड़ जाएगा, कपिंग। ठीक, अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, हरीशा, हरिधन ईशा, या हम विसर्ग न भी लगाए तो भी चलेगा, हरिधन ईश। पदांत में क्या आया, ह्रस्व ई, दूसरे पद के में क्या आ गया, दीर्घ ई। मैंने कहा था ना कि चाहे दीर्घ, चाहे ह्रस्व ई और दूसरे पद में ह्रस्व ई हो, या पहले पद में दीर्घ ई, दूसरे पद में ह्रस्व ई हो, दीर्घ दीर्घ हो या ह्रस्व दीर्घ हो, चारों दशाओं में आदेश क्या होता है, दीर्घ। तो यहाँ ये दोनों, ये पदांत और दूसरे पद का प्रारंभ, दोनों जब मिले इनमें क्या विकार उत्पन्न हुआ, ये हो गया छोटी ई ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, यानी यहां भी बचा उस तरह से ह आधा र, फिर अगला ये जो विकार उत्पन्न हुआ, नया शब्द, नया वर्ण, ये आ गया ई, और अगला शब्द है स। ठीक, अब मैंने कहा था कि जो यह आधा व्यंजन है, यह अब आगे वाले स्वर में जुड़ जाएगा, अक्षर में जुड़ जाएगा, लेकिन जो वर्ण है ये बन जाएगा, यहाँ विकार उत्पन्न होगा, ये हो जाएगा, ई आगे जुड़ेगी तो बन जाएगा री। क्या बनेगा, ह र और ई मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, री श। ठीक,
हाँ, इसी तरह से ऊ में देखेंगे हम, यहां विच्छेद करेंगे वधू धन उत्सव, यहां पे लिख लीजिए पदार्थ में दीर्घ ऊ आ रहा है और दूसरे प्राण में क्या आ रहा है, ह्रस्व ऊ आ रहा है। अब दोनों जब मिलेंगे तो क्या आदेश हो गया, दीर्घ ऊ। ये दोनों मिल गए। अब यहां बचा हमारे पास क्या शब्द, बचा हमारे पास वध धन ऊ धन सव, है ना, ये बड़ा लोग, ठीक है ना। अब जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, वधू उत्सव। इसी तरह से री का उदाहरण देखेंगे, फिर री का भी उदाहरण है, ये री का उदाहरण है, पितृणम, इसका उदाहरण क्या होगा, विच्छेद क्या होगा, पितृ धन ऋण, है ना। यहां हो गया छोटी री, और यहां हो गया छोटी री, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, री, बड़ी री। यानी अभी बनेगा क्या, ये दोनों जब एक मिल गए, दोनों पदांत और दूसरे पद का प्रारंभ, तो बन गया बड़ी री। ये बनेगा शब्द, क्या बनेगा, पेट बड़ा, पितृणम। अगला ध्यान दीजिएगा, री का जो उदाहरण है वो भी है ऋकारा लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो विच्छेद होगा, यहां देखिए ऊपर आ जाए, ऊपर ले लेने, नीचे बहुत हो गया है, री का ऋकार, यानी री धन ऋकार, तो ली भी री में ही परिवर्तित हो जाता है। मैंने कहा ना, हिंदी में ली का भी जो परिवर्तन होता है वो री में ही होता है। तो यहां बनेगा क्या, यहां पर है ह्रस्व री, यहां पर भी है ह्रस्व री, बराबर आदेश क्या होगा, परिवर्तन क्या होगा, बड़ी री, यानी ये, ठीक। तो यहां क्या बनेगा, अभी परिवर्तन होगा, री यहां नहीं रहेगी, यहां ये आदेश हुआ री का, ठीक है। अक्षर क्या बनेगा, शब्द क्या बनेगा हमारा, बड़ा री रहेगा, ऋकार है। तो इस तरह से आज मैं आप लोगों को स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि बताया हूं। अगले भाग में हम लोग फिर दूसरे संधि की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।